नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर के सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक होने वाले हैं वो मैंने क्या कर दिए यहाँ पर सारे ऐसे नोट कर दिए हैं। क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या है, जैसे कोप्लेनर वेक्टर क्या है, लीनियर वेक्टर क्या होता है, और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, बेसिस किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, और नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होता है। और आप इन सारे टॉपिक को एक तरीके से ये बोल सकते हो कि अभी तक जो हमने वेक्टर पढ़ा है उन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी हमारे लर्निंग से रिलेटेड, वो ये सब चीजें हैं। अगर हमको ये चीजें आती हैं तो हम कहते हैं हमको वेक्टर में थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। वेक्टर की डेफिनेशन तो सबको आती है, लेकिन ये चीजें क्या हैं, मतलब जब वेक्टर के अंदर हम घुसते हैं तो ये चीजें वहां पर निकल के आती हैं कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होता है, ठीक है। और आप देखोगे कि सेम टर्मिनोलॉजी, यही जो नाम है लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, बेसिस, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल और नॉर्मलाइज्ड, यही सेम टर्मिनोलॉजी हम कहाँ यूज करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं। कब? जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, डिराक नोटेशन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स, जब हम ब्राग, कैट इनकी बातें कर रहे होते हैं तब वहां पर भी ये टर्म आते हैं सेम टू सेम, यानी एज इट इज यही टर्मिनोलॉजी वहां पर भी यूज होती है। वहां पर भी क्या आएगा, ऑर्थोगोनल स्टेट, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, नॉर्मलाइज्ड स्टेट, बेसिस, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट स्टेट क्या वहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीजें आपको अभी यहां पर समझ में आ गई तो क्वांटम मैकेनिक्स में इन चीजों को समझना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इनको समझना क्या है आपके लिए जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास, कोप्लेनर वेक्टर। तो हिंट डालो क्या, कोप्लेनर वेक्टर। तो हेडिंग क्या है हमारे पास, कोप्लेनर वेक्टर। तो क्या होते हैं कोप्लेनर वेक्टर, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दो सेट ऑफ वेक्टर्स लाइंग की स्पेलिंग क्या होगी, या फिर सेट ऑफ वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर है इस तरीके से, एक वेक्टर v1 है और दूसरा वेक्टर v2 है, तीसरा वेक्टर v3 है, एंड सो ऑन, अज्यूम कर लिया हमारे पास कितने वेक्टर हैं, n वेक्टर हैं, और ये सारे के सारे n वेक्टर कहाँ लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारे के सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन सबको मैं क्या बोल दूंगा, कोप्लेनर वेक्टर बोल दूंगा। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ वेक्टर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर टोटल कितने वेक्टर है मेरे पास, n वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ n वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, सेट ऑफ n वेक्टर। सेट का मतलब क्या होता है, सेट, ठीक है। जैसे वो आता है कप का सेट आता है, तो उस तरीके से क्या हो गया, ये सेट ऑफ n वेक्टर हो गया। ओके, अगर ये क्या है, प्लेनर है, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर ये प्लेन है, अगर अज्यूम कर लो ये बोर्ड का जो प्लेन है, मान लिया इसको मैंने बोल दिया क्या, एक्स एक्सेस, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सेस, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर ये सारे के सारे वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, v1 v2 v3 डेट एज vn, अज्यूम कर लिया ये क्या है, v1 वेक्टर है, ये क्या है, v2 वेक्टर है, ये क्या है, v3 वेक्टर है, और ऐसे ही ये कौन सा वेक्टर है, vn वेक्टर है। तो और भी होंगे, वो सारे दिखाने पे पॉसिबल है नहीं। तो अगर ये सारे के सारे वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये v1 v2 v3 vn डेट एज vn वेक्टर सारे के सारे क्या होंगे, प्लेनर वेक्टर होंगे। कैसे होंगे, प्लेनर वेक्टर। समझ में आ गया प्लेनर वेक्टर क्या होता है। नाउ अब एक नोट करके लिखो। अब मैथमेटिकली ये तो कैसे सीखा हमने, मतलब ग्राफिकली प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ। नाउ मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे हम, मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, इफ थ्री वेक्टर वेक्टर ए, या फिर कैपिटल लिख दो, ठीक है, या फिर वेक्टर v1, चलो ए बोल दो, ठीक है। क्या बोल दो, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर देन तब क्या होता है, बॉक्स ऑफ ABC, कहने का मतलब क्या हुआ, दिस थिंग, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब क्या होता है, बॉक्स ऑफ ABC कितना होता है, 0 होता है। और इसको ये बोल सकता हूँ मैं, और क्या बोल सकता हूँ बताओ, कि जो A
बी क्रॉस सी होगा वो किसके बराबर होगा, मेरे पास 0 के बराबर होगा। तो इसे कहने का एक तरीका क्या है, ये भी है। और क्या बोल सकता हूँ मैं, और ये बोल सकता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज इक्वल 0। और क्या बोल, सॉरी क्रॉस नहीं, क्या है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0। अगर क्या होगा, कभी भी अगर ऐसा कुछ हो कि मेरे पास 3 वेक्टर हो ए बी सी और 3 के 3 कहाँ लाई कर रहे होंगे, सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे, तब वहां पर जो बॉक्स ऑफ ए बी सी 0 होगा, ये भी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, 0 होगा। या क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 वेक्टर विल बी 0, ऐसा होना चाहिए। तो तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये वेक्टर होंगे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी बोल सकते हैं हम इसको। तो कभी भी अगर क्वेश्चन ये आए कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, प्रूफ करो, तो हमको एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है कि ए बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना है, 0 है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर हुई बात। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में कि मतलब ये क्यों हुआ, कि वाई क्वेश्चन लिखो, वाई दिस इज, यानी बॉक्स ऑफ ए बी सी इज कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। ठीक है, जो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी, ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्यों है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, आंसर पता है आपको। तो ये क्या था, मेरा क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर देखो। सबसे पहले इसके फिजिकल मीनिंग में जाओ। अगर मेरे पास 3 वेक्टर हैं तो बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में बॉक्स ऑफ एबीसी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल मीनिंग, फ्रॉम द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस बॉक्स ऑफ एबीसी या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, वी ऑल नो कि अगर मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक पैरेललोपिपेड है यूँ करके, ठीक, और ऐसा है कुछ, यहाँ पर कुछ ऐसा है, ओके। और ये जो है ये किसको दिखा रहा है, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए को दिखा रहा है। और अज्यूम कर लो ये किसको दिखा रहा है, वेक्टर बी को दिखा रहा है। और ये किसको दिखा रहा है, मेरे पास वेक्टर सी को दिखा रहा है। आज हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात कहाँ होती है, इन 3 डायमेंशन में होती है। यानी अगर मेरे पास 2 डायमेंशन है तो वॉल्यूम कितना 0 हो जाता है। वॉल्यूम की बात कब करते हैं, जब हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर जब प्लेन की बात, जब कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं तो ऑल द कोप्लेनर वेक्टर लाइज इन ए सेम प्लेन। यानी अगर 3 वेक्टर मेरे पास सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो बताओ उन 3 वेक्टर के द्वारा जो कवर वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है, यानी वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। और अगर मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, देखो ये क्या था, ए है, ये क्या है, इसका बी है। अगर इसमें वॉल्यूम की बात करता हूँ, अगर मैं इस शेप की या इस पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वो क्या होता है मेरे पास, क्या होता है, कैपिटल आएगा, कैपिटल लिया ना हमने, ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर होता है। ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि जो सी है, जो ये सी वेक्टर है, जो कहाँ की ओर है, थोड़ी देर अज्यूम कर लो, ये अगर इसको एक्स बोलूं, इसको वाई बोलूं तो जेड बोलेगा, तो कहाँ की ओर है, ये ऊपर की ओर है, यानी जेड एक्सेस की ओर है। तो अगर ये भी कहाँ आ जाए, इस प्लेन में आ जाए, थोड़ी देर ऐसा अज्यूम करो कि ये जो मेरे पास क्या है सी है, वो भी कहाँ आ जाए, इस प्लेन में आ जाए। किस प्लेन में, इस प्लेन में, यानी जिस प्लेन में ए बी सी है तो ये सी भी कहाँ आ गया, उसी प्लेन में आ गया जिस प्लेन में ए बी सी है। तभी तो ये 3 वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। जैसे ही सी कहाँ आएगा, इसके प्लेन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बताओ पहले। होगा, आंसर है हाँ, होगा। क्योंकि ये क्या हुआ, जैसे ही ये इस प्लेन में आएगा, जैसे ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर 0 है तो उसका मतलब ए बी सी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ठीक है, सिंपल सी बात हुई। थोड़ा इसको ऐसे भी समझो, अगर इसको कर सकता हूँ मैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, ओके। चलो ऐसे ऐसे समझना, ठीक है, ऐसे समझो, हाँ इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम 0, जैसे ये 3 के 3 क्या हुए, कोप्लेनर हुए, तो कोप्लेनर होते ही क्या हो जाएगा, बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो दैट्स वाई दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो यही कारण है कि ये जो सिचुएशन है, ये किसकी सिचुएशन है, 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने की क्या है, सिचुएशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जो कि क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैंने असाइनमेंट बन गया है, लगभग बन ही गया है। इसमें मेरे पास अभी तक 18 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। देख पाओगे, देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको, 9 क्वेश्चन इधर है और 9 क्वेश्चन इधर है, तो टोटल 18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। मैं आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर वहाँ देना भूल गया ना तो व्हाट्सएप में मान लेना, मेरे से पर्सनली मैसेज करना या फिर ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक। आप लोगों का ग्रुप है ही, आप अच्छी तरह से डिस्कस भी कर रहे हो वहाँ पर। और
क्वेश्चन नंबर इसमें है ये 11वां करें या 12वां करें? क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10 भी कुछ ऐसा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो कहाँ करें? तो उसे रहने देते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई टॉपिक भूल गया तो काम आएगा, तो इसे मिटाता हूँ मैं। डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। किसका? असाइनमेंट का। असाइनमेंट नंबर 1 है ये, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है। डिटरमाइन लैम्डा सच दैट, डिटरमाइन लैम्डा सच दैट जो एक वेक्टर ए दे रखा है, ये दे रखा है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दे रखा है, और एक वेक्टर मेरे को बी दे रखा है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस 4 ऑफ के कैप, ऐसा दे रखा है। और वेक्टर सी दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है? दिस इज आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप एंड प्लस का कितना दे रखा है? 3 के कैप आर कोप्लेनर, ठीक है। ये क्या है? कोप्लेनर है ये 3 वेक्टर, और हमको ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक। तो करो, स्टार्ट करो। तो कौन सी कंडीशन लगा दोगे? ये कंडीशन लगा दो। कौन सी? बॉक्स ऑफ ABC कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? आंसर लिखो। इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड C आर कोप्लेनर, अगर तीनों कैसे हैं? कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन जो मेरे पास बॉक्स ऑफ ABC आएगा वो क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बॉक्स ऑफ ABC का मतलब क्या होता है? आप सब लोग जानते हो। क्या कर देंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे इसको, ठीक है। ऐसा तो नहीं करोगे ना, मतलब कहाँ क्या वो A क्रॉस B, तो B मत करने मत बैठ देना। किस फॉर्म में कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट वाले हिसाब से करोगे, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा। तो अगर ये है तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कितना? AX AY एंड दिस इज AZ, और यहाँ क्या आ जाएगा? BX BY एंड दिस वन इज BZ, और यहाँ क्या आ जाएगा? CX CY एंड CZ एंड दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन सबके क्या है? कोफिशिएंट है वहाँ पर, उनको लिख दो यहाँ पर। क्या आ जाएगा? देखो A का देखो कितना है? 1 1 1 है, कितना है? 1 1 1 है। और फिर B का देखो कितना है? ये 2 है, फिर यहाँ 0 है एंड दिस विल बी -4। और फिर C का देखो कितना है? 1 लैम्डा 3, कितना है? 1 लैम्डा 3, और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको आता है इसको सॉल्व करना। ये क्या है? डिटरमिनेंट है, सॉल्व करो इसको। किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो, पहले वाले रो के रिस्पेक्ट में कर दें तो कितना आ जाएगा? ये 1 इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये तो क्या बोलते हैं उसको, छुप जाएंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 शून्य 0, और दिस इज माइनस प्लस का कितना आ गया? 4 लैम्डा आएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक, दिस थिंग। और दिस इज 3 दूना 6, ये कितना आ गया मेरे पास? 3 2 6, और 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ गया। फिर ये आया, ठीक है, यानी प्लस कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। फिर ये कितना? 2 लैम्डा, और ये 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास? सिर्फ 2 लैम्डा इंटू में, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? 0 बराबर होगा। अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 4 लैम्डा आ गया, और ये 10 हो गया, और ये -10 आ गया इधर पे, और ये कितना हो गया? देखो दिस इज प्लस का कितना है? ये 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये इधर आ गया, तो ये आ गया मेरे पास कितना? 4 और 2 6, तो दिस इज 6 लैम्डा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 10/6 आ गया। तो 10/6 यानी कितना आ गया मेरे पास? 5/3 आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास? लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 5/3 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? यहाँ से आते हैं, ठीक, ओके। और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक, एक क्वेश्चन और है, सेम ऐसा ही है, आप उसको करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उसमें क्या करना है? सेम दे रखा है कि मेरे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, और 3 के 3 वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर हैं, और आपको निकालना है कि उसमें एक वेरिएबल दे रखा है, यानी फिर एक अननोन है क्या? m, उसमें m निकालना है। जैसे यहाँ लैम्डा निकालना था, वैसे वहाँ m निकालना है। क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी कोप्लेनर वेक्टर से, ठीक है, या फिर कोप्लेनरिटी की कंडीशन से। समझ में आई बात? तो ये क्या होगा मेरा, जो पहली चीज़ है वो क्या कर दी हमने? कवर कर दी। अब बात करते हैं किसकी? लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो लिखो यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो हेड डालो क्या? लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट, पहले डिपेंडेंट डालो, डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ओके ना। सबसे पहले मैथमेटिकल इसको जो डेफिनेशन होती है वो लिख लें, ओके। तो अज्यूम कर लो, तो
ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, और वो वेक्टर का सेट क्या है मेरे पास, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, डेट इज vn वेक्टर, ठीक है। तो n वेक्टर का क्या है, सेट है, ए सेट ऑफ वेक्टर, और इन सेट ऑफ वेक्टर इन R3 स्पेस, सॉरी Rn स्पेस, या फिर R3 बोलते हैं, Rn बोल दो, ठीक है। तो R3 बोल, थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो, चलो Rn बोल दो। इन Rn स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस भी बोल देते हैं, इन Rn स्पेस क्या बोला, ए सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 इन Rn स्पेस set to be linearly dependent, when linearly dependent when क्या, a1 v1 वेक्टर प्लस a2 v2 वेक्टर प्लस डेट डैश प्लस का क्या आ जाएगा, an vn वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर a1 a2 a3 क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। जो a1 a2 a3 क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो a1 a2 a3 डेट डैश, और जो an है ये क्या है मेरे पास, हेयर a1 a2 a3 आर कांस्टेंट and this condition is here for, and the above condition for, क्या लिखा मैंने, constant, are constant and not all constant and not all zero, all जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन एक तो कब आ सकती है, जब a1 a2 a3 सारे क्या हो, जीरो हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर a1 a2 a3 डेट डैश an सारे जीरो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात जीरो हो जाएगा। लेकिन वो कंडीशन को छोड़कर तो सारी कंडीशन के लिए अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है, नॉट ऑल जीरो के लिए, ठीक है, यानी a1 a2 a3 सारे जीरो नहीं है और उनके लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो जो सेट ऑफ वेक्टर है v1 v2 v3 उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्या जो लिख दिया ये, ठीक है, समझो ऐसे समझो, थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में समझते हैं। तो अज्यूम करो मेरे पास 3 वेक्टर हैं, लेट वी हैव 3 वेक्टर, THREE 3 वेक्टर इन R3 स्पेस, ठीक है। यहाँ वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं, R3 स्पेस को हम 3 डायमेंशनल स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वो वेक्टर क्या क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास क्या, A वेक्टर, और एक है मेरे पास B वेक्टर, और तीसरा क्या है मेरे पास, C वेक्टर, ठीक है। देन इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, दैट इज इसका मतलब हुआ एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, क्या बोला, हाँ, एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग अदर टू वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो समझ में आया लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा बी वेक्टर प्लस अल्फा बीटा सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर सिर्फ 3 वेक्टर है मेरे पास, क्लियर हुई बात। तो अल्फा बी वेक्टर प्लस अल्फा बीटा सी वेक्टर, यानी इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा, 3rd वेक्टर के बराबर हो गया। तो क्या इसका मतलब ये तो हुआ कि एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तब हम क्या बोलेंगे, ये तीनों वेक्टर क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है।
इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं पहले वाले को लिख सकता हूँ। तो दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर डिपेंडेंसी। तो क्या आपको जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो इनसे हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, इस डेफिनेशन से आंसर नहीं होंगे। ठीक, तो एक और सिचुएशन लिखो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज लिखो, इफ ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर linearly dependent, linearly dependent, linearly dependent, then linearly dependent, then box of ABC, box of ABC is equal to क्या होता है, जीरो होता है। देन बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू क्या होता है मेरा, जीरो होता है। तब हम क्या बोलेंगे, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी हाँ डिपेंडेंट। अगर बॉक्स ऑफ ABC क्या होगा, जीरो होगा, इन तीन वेक्टर का बॉक्स ऑफ ABC क्या होगा, जीरो होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि ABC तीनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आपको ये क्या रखना है, याद रखना है। तो जो बॉक्स ऑफ ABC अगर जीरो है, क्या है, बॉक्स ऑफ ABC क्या है, जीरो है, तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है मेरे पास, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए है, LD के लिए है। ठीक है, तो ऐसे करके कर दो, इसको नोट कर दो। तो ये क्या आएगा, आपके काम आएगा कि अगर तीन वेक्टर का बॉक्स कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट से है, तो हम उन वेक्टर को क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर होगी बात, ओके। तो समझ में आया लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। ओके, पहले हमने एक भारी लंबी चौड़ी क्या लिखी, एक डेफिनेशन लिखी जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। ठीक, कभी कभी काम आ सकती है। फिर उसका क्या लिखी हमने, एक सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा उसका। फिर हमने क्या लिखा, एक जो हमको रियल नीड है जिसकी, वो चीज़ लिखी कि ये चीज़। ओके, तो इसको ऐसे क्या कर दो, स्टार कर दो। क्लियर है बात, ओके ना। एक क्वेश्चन करें या फिर उससे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट कर लें। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक, अगर मेरे पास कोई है तो। ठीक है, क्वेश्चन उससे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से पहले क्या कर लेते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट का। तो हिंट डालो क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, और इस इक्वेशन को क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, तो क्या लिखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये अब याद है मेरे को। ठीक है, इसमें डाल दो। अगला लिखो इसमें क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, a set of vector which is not linearly dependent then this is will be linearly independent। ठीक है, अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर है मेरे पास और वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी। तो पहले यहाँ पर लिखो, इफ अबव सेट ऑफ वेक्टर, जो हमने यहाँ पर ले रखा है, ऐसे लिखो, ये जो सेट दे रखा है इसी पर बात हो रही है। ठीक है, इफ अबव सेट ऑफ वेक्टर is not linearly dependent, then it will be linearly independent। तब वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर होगी बात। तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। ठीक है, आपका सीट की आवाज़ आ रही है क्या, एक मिनट है, मैं उसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो वो थोड़ा क्या हो गया था, खाना बन रहा है हमारे घर में, तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, तो अब सही है। ओके, तो देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, हाँ क्या बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या है, इफ अबव सेट ऑफ वेक्टर इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट देन इट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर ये सेट ऑफ वेक्टर जो दिया हुआ है, अगर ये क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, तो ऑब्वियसली बात है, तो क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी को वैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है ये तभी फॉलो होगी जब ये सारे के सारे A1 A2 A3 AN क्या हो, सारे के सारे जीरो हो, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, फॉलो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आप कि that is equation 1 will be satisfies only when
A1 A2 A3 डेटा डैश AN ऑल जीरो। ठीक है, ये वाली सिटी मेरी नहीं है, ये पड़ोसी वाली की, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ओके क्या बोला, हाँ, दैट इज इक्वेशन 1 विल बी सेटिस्फाइज ओनली व्हेन A1 A2 A3 डेटा डैश AN आर ऑल जीरो, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और अगर तब इस सिचुएशन के लिए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हमको इसको याद करना है, रटना है, कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे रहने दो। अब मान लें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ मान लें कि ये देखो, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज लिखो, इफ थ्री vectors a b c, vector a, vector b and vector c are linearly independent in R3 space, in R3 या फिर R3 space then their box is not equal to 0, then box of ABC is not equal to 0, जो box of ABC होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी। ओके, किधर है बात, तो ये दो चीज़ें क्या रखनी है आपको, याद रखनी। दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट LI, और दिस इज द कंडीशन ऑफ LD यानी लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये चीज, दोनों चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको 3 वेक्टर दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ फॉलोइंग में से जो वेक्टर आपको दिए हुए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा था अभी, अरे तो ऑर्थोगोनल पर है, हाँ है, एक क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन में एक मिला मेरे को, तो इसे मिटाऊँ मैं। ठीक, तो क्या लिखा है देखो, गिवन 4 वेक्टर, 4 वेक्टर दे रखे हैं मेरे को। देखो क्वेश्चन है, 4 वेक्टर दे रखे हैं, मैं सीधे वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, U1 दे रखा है क्या, 1 2 1, और एक वेक्टर U2 दे रखा है, इसको ऐसे लिख सकता है। ठीक है, वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटम वाला थोड़ा बहुत यहाँ पर आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट बन रहा है, तो क्वांटम में ऐसे लिखते हैं वेक्टर को हम, ऐसे U2, यानी मैथ में ऐसे लिखते हैं, ये बोल सकते हैं U3, यानी ये x का है, ये y का है, ये z का है। ठीक है, मतलब z कंपोनेंट, x y z कंपोनेंट, और यहाँ भी U3 कह दिया है हमको। देखो दिस इज 2 4 -8, और ये क्या दे रखा है मेरे को, U4, और U4 दे रखा है हमको कितना, दिस इज 3 6 -12, और पूछा है कि द लीनियरली इंडिपेंडेंट पेयर इज, तो लीनियरली डिपेंडेंट पूछा है, लीनियरली डिपेंडेंट पेयर इज, देखो पेयर दे रखे उसने, और पहला पेयर दे रखा क्या, U1 U2, पेयर बी दे रखा है क्या, U2 U3, एंड पेयर सी दे रखा है क्या, U1 U4, और पेयर डी दे रखा है क्या, U3 U4। ठीक है, तो ये कितने पेयर दे रखे हैं मेरे को, 4 पेयर दे रखे हैं, और इनमें से पूछा है कि कौन सा पेयर, इनमें से, इन 4 में से कौन सा पेयर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें से हम किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अब दो का देखा है, अगर ये एक है तो ऐसा है, तो U1 U2 देखो, U1 U2 अगर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इफ A एंड B, जनरल केस लेना, इफ टू वेक्टर A एंड B आर लीनियरली डिपेंडेंट, then this A can be written as in the terms of B और B can be written as in the terms of A। तो इसका मतलब जो A होगा, this A is equal to क्या आ जाएगा मेरे पास, सम अल्फा सम कांस्टेंट इनटू B आ जाएगा, और इसको ऐसे भी लिखता हूँ मैं, और B इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बीटा इनटू A। ठीक है, यानी A को B के टर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, और B को A के टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक, तो अगर ऐसा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ किसी भी एक पेयर के लिए, तो वो पेयर क्या हो जाएगा मेरा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले वाले के लिए देखूँ, इन दोनों के लिए देखो, तो यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है, देखो पहले वाले के लिए देखो, तो फर्स्ट केस एक्चुअल में गेट में आ रखा है, किस ईयर में आ रखा था, गेट 2005 में आ रखा है। कब आ रखा है, 2005 गेट।
गेट 2005 में आ रखा है। ठीक है, तो अगर पहले पेयर की बात करें हम किसकी, U1 U2 की बात करें तो U1 क्या दे रखा है मेरे को, देखो ये दे रखा है 1 2 1 दे रखा है। अगर मैं U2 की बात करूं तो ये क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है मेरे पास 3 माइनस का 5 और 1। ठीक है, अब मुझे ये देखना है क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ करके क्या मैं ये ला सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का अल्फा कर रखा है तो इस U1 में कुछ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके क्या मैं ये ला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा मेरे को लग तो रहा नहीं रही, मतलब कुछ कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 के पहाड़े में 5 तो आता है नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब अगला देखो, अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास, U2 U3 और U2 क्या दिया मेरे पास, देखो 3 माइनस का 5 और 1 और यहाँ क्या दे रखा अगेन मेरे पास, दिस थिंग इज 2 और ये क्या है मेरे पास 4 और यहाँ क्या है मेरे पास 8 है। ठीक है, इसको कर सकता था मैं 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 दूना 6 कर सकता था और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, इसको किससे किया मैंने 3 से। तो यहाँ भी अगर 2 से 3 से करने में होता तो ठीक होता, ऐसा हो नहीं रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो 5 से करूँ तब भी नहीं हो रहा है, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर मैं यहाँ माइनस वाला लेता हूँ कांस्टेंट तो ये वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी नहीं हो रहा है। तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये देखो ये क्या है, U1 U4 है, U1 U4 है और U1 की वैल्यू कितनी है, देखो U1 है ये है और U4 क्या है, ये चीज़ है। तो ये है मेरे पास कितना 1 2 1 1 2 1 और जो U4 है वो क्या है मेरे पास, दिस इज 3 6 12, कितना है 3 6 12 है और अगेन ये क्या है माइनस का है, तो ऐसा कुछ बन नहीं सकता। यहाँ पर ये माइनस आ गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये भी मेरे पास ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो अगेन कौन सा देखो आप, चौथा देखो, तो यही होगा आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं या नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो 2 4 एंड दिस वन इज -8 और जो U4 है वो क्या है मेरे पास 3 6 माइनस का 12। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, चौथा वाला था ना, और ये क्या है मेरे पास U3 है और ये क्या है मेरे पास U4 है। ठीक है, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से करूँ और इसको किससे कर दूँ, 2 से कर दूँ। ठीक है, इस पूरे को, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3 दूना 6 और यहाँ भी ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 24 एंड 12 3 24, तो ओके ये बन गया हमारा काम। तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो इसका मतलब कितना आ गया 3U2 इज इक्वल टू 2U4 आ गया, 3U3 कितना 3U3 इज इक्वल टू 2U4। तो यहाँ से मेरे पास U3 इक्वल टू कितना आ गया 2/3U4 आ गया। तो मैं U3 को U4 के टर्म में लिख सकता हूँ, इस U4 को किससे मल्टीप्लाई करके 3/2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है और सारे के सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो सारे के सारे हमने एक एक करके चेक भी कर लिए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे के टर्म हमको लिख ही नहीं सकते, वो सिर्फ एक ही यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन है, फिर ये वाला पेयर है जिसको हम एक दूसरे के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है बात। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं किसकी ओर। तो समझ में आ गया लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब बात करते हैं किसकी, हम बेसिस की बात करते हैं। तो हिंट डालो, बेसिस। बेसिस आपने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेसिस को। ये आपका क्वांटम में भी यूज होता है। ठीक, तो मतलब हर जगह यूज है, जब जहाँ जहाँ आप वेक्टर की बात करते हो वहाँ पर क्या होता है, बेसिस का यूज होता है। तो हिंट डालो, क्या बेसिस, बेसिस क्या होता है बेसिस। पहले इसकी थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर इन सेट ऑफ वेक्टर, और उन वेक्टर का सेट क्या है, वेक्टर ए बी सी बोल दो, क्या ए बी सी। ए सेट ऑफ वेक्टर मतलब ए बी सी 3 वेक्टर हैं और जो ये ब्रैकेट है किसको दिखाता है, सेट ऑफ 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोला, ए सेट ऑफ वेक्टर इन R3 स्पेस, इन R3 स्पेस भी बोल सकते हैं या फिर इन 3 डायमेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। इन R3 स्पेस,
सेट टू बी फॉर्म ए बेसिस एंड फॉर्म ए बेसिस लिखो खाली, फॉर्म ए बेसिस if every element of R3 space can be written as linear combination of vector A, vector B and vector C, ठीक है। अगर मेरे पास एक R3 स्पेस है और उस R3 स्पेस में मैंने क्या किया, एक सेट ऑफ वेक्टर ए बी सी को डिफाइन किया, और अगर मैं ये कर पाऊँ कि उस R3 स्पेस में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं वेक्टर स्पेस की बात करता हूँ, उस R3 स्पेस या फिर उस वेक्टर स्पेस में जितने भी वेक्टर हैं उन सारे के सारे वेक्टर को क्या कर सकता हूँ मैं इन ए बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकता हूँ। तब मैं इस ए बी सी को क्या बोल दूंगा, तब मैं इस सेट को क्या बोल दूंगा, बेसिस बोल दूंगा, ठीक है। तब मैं बोलूंगा कि ये सेट क्या बना रहा है, एक बेसिस बना रहा है, और ईच एलिमेंट ऑफ दिस बेसिस इज नोन एज बेस्ड वेक्टर, ठीक है। एक टर्म आता है यहाँ पर क्या, बेस्ड वेक्टर, क्या बोलते हैं हम इसको, बेस वेक्टर। तो क्या होता है बेस वेक्टर, तो ये हो जाएगा मेरे पास ईच एलिमेंट ऑफ बेसिस इज कॉल्ड बेस वेक्टर। तो किसी एक बेसिस का जो हर एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, BASE, बेस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बेस वेक्टर, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस वेक्टर बोलेंगे। ओके, एक चीज और है इसके बारे में, बेस वेक्टर के बारे में, बेस वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यहां पर लिखो बेस वेक्टर, और इसको ये बोल सकता हूं एलिमेंट ऑफ बेसिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वी कांट राइट वन बेस वेक्टर, एनी वन बेस वेक्टर in the terms of other बेस वेक्टर, ठीक है। एक बेस वेक्टर को हम दूसरे बेस वेक्टर के टर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल हो रहा है, तो समझो, देखो आपने ये चीज पहले भी देखी है, ये बेस वेक्टर, ये बेसिस आपने पहले देखा है, पर आपने उस पर आपका ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल। तो लेट अस कंसीडर XYZ स्पेस, let us consider XYZ, या बोल सकते हैं 3D स्पेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कुछ ऐसा होता है हमारे पास 3D स्पेस कि इस तरीके से, ओके। तो दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। हमने कुछ डिफाइन किए थे, हमने बोला था कि एक्स एक्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में एक्स कैप होता है, क्या होता है, एक्स कैप या आई कैप। तो एक्स कैप लिखना पसंद कर रहा हूँ मैं अभी, तो एक्स कैप होता है। और वाई एक्सेस के ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई कैप बोलते हैं। और जेड एक्सेस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेड कैप बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जेड कैप या फिर के कैप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड हैं, एक्चुअल में ये क्या हैं, बेस वेक्टर हैं। और ये तीनों वेक्टर एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप क्या बना रहे हैं, एक सेट ऑफ वेक्टर बना रहे हैं। देखो हेयर, तो यहां पर जो मेरे पास हेयर एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप फॉर्म्स बेसिस, क्या बनाते हैं, एक बेसिस बनाते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि बेसिस का हर एलिमेंट क्या होता है, बेस वेक्टर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर बोलते हैं। तो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप ये क्या है, मेरे पास बेस वेक्टर हैं। तो जो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, बेस वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस वेक्टर बोलेंगे। और हमने एक चीज लिखी कि
क्या लिखा हमने, कैन बी रिटन एज, यानी एनी वेक्टर यानी एवरी एलिमेंट ऑफ R3 स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक ए बी सी, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसका मतलब इस एक्स वाई जेड स्पेस में जितने भी एलिमेंट आएंगे या फिर जितने भी वेक्टर आएंगे उन सारे के सारे वेक्टर को मैं इस या फिर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकता हूं। और अभी तक या फिर क्लास 11th से लेकर और जब भी जिस क्लास में आप अभी हो तब से लेकर आज तक ऐसा ही करते हुए आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। यानी आपने क्या किया एक्चुअल में, उन वेक्टर को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखा, बेस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखा। और वो बेस वेक्टर क्या है यहाँ पर, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो ऑल एलिमेंट्स, ऑल वेक्टर ही बोल सकते हैं या फिर ऑल एलिमेंट ही बोल सकते हो, ऑल एलिमेंट इन अवर स्पेस, इन अबव स्पेस का मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। इन अबव स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसका अगर मैं फोर्स को लिखूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास, या फिर ऐसा बोलूँ कि मेरे पास ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है यूँ करके, ठीक है। या फिर एक स्पेस है एक्स वाई जेड स्पेस, ओके। मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, पहले मैं 3 मीटर कहाँ गया, 3 मीटर गया मैं एक्स एक्सेस की ओर, फिर उसके बाद मैं 4 मीटर कहाँ गया वाई एक्सेस की ओर, और उसके बाद 5 मीटर कहाँ गया जेड एक्सेस की ओर गया, ठीक है। 5 मीटर कहाँ की ओर चला, फिर जेड एक्सेस की ओर चला। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले कहाँ था, पॉइंट ओ पर था, अब कहाँ पहुँच गया, ए पर पहुँच गया। तो जो ओ ए वेक्टर होगा उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, किसके टर्म में लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो क्या आ जाएगा, देखो 3 एक्स कैप आया, और फिर क्या लिखता हूँ, प्लस क्या आ जाएगा 4 वाई कैप, फिर कितना आ जाएगा प्लस का 5 जेड कैप। तो लिख दिया मैंने, देखो मैंने इस ओ ए वेक्टर मेरे पास आया और मैंने इस ओ ए वेक्टर को किसके टर्म में लिख दिया, एक्स वाई जेड के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख दिया। लिख पाए मैं लिख दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इस एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप को क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर बोलते हैं। और जो बेस वेक्टर क्या बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, और जिस सेट को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी, ओके। नाउ तो इसका मतलब एक और चीज लिखी थी हमने क्या, कि बेस वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो बेस वेक्टर होते हैं क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो भी लिख दो यहाँ पर कि जो एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या होते हैं, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिस क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ना। अब क्या था उसके बाद, नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद था ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हेड डालो क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसे लिखो, इसे मिटाता हूँ मैं, और हेड डालो ऑर्थोगोनल वेक्टर। हेडिंग क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, पढ़ा है इससे पहले, पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो इस सेट ऑफ वेक्टर इज सेट टू बी ए सेट ऑफ वेक्टर इन ए सेट ऑफ वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तब उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल है, कब, जब वो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो उसी को एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं क्या, ए सेट ऑफ वेक्टर, और वो सेट ऑफ वेक्टर क्या है मेरे पास कि v1 वेक्टर कॉमा v2 वेक्टर कॉमा v3 वेक्टर डेट vn वेक्टर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज इन ए सेट ऑफ वेक्टर this any vector या बोल सकते हैं a set of vector, ऐसे लिखो ए लिखो, ठीक है। a set of vector this is orthogonal to each other when देखो क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर vi विथ एनी अदर वेक्टर vj इज इक्वल टू 0, तब ये सिचुएशन हो।
एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है, एंड कि दिस आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे, उन दो वेक्टर को क्या बोल देंगे, हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो हमारे वहाँ जो हमारा लेवल है यहाँ पर दो वेक्टर की बात करता है। ये तो किसके लिए हो गया, एक जनरल केस हो गया, एन वेक्टर का केस हो गया। यहाँ पर आप आई और जे के जो कुछ भी पुट कर सकते हो एक्सेप्ट कि आई और जे क्या हो, दोनों सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल देन तब क्या होगा, देन जो मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये हो, इफ अगर मेरे पास तीन वेक्टर हों, कौन कौन से, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड कैसे लिख दिया मैंने, एंड वेक्टर सी आर ऑर्थोगोनल, अगर ये तीनों वेक्टर कैसे हों, ऑर्थोगोनल हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ए बी सी ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इनका एक दूसरे के साथ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, और तीसरा क्या हो जाएगा, सी डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी तीन की तीन कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देखा, अगर तीनों का ऑर्थोगोनलिटी देखनी है तो ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। यानी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और बी डॉट सी इक्वल टू जीरो एंड सी डॉट ए इक्वल टू जीरो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी कंडीशन होगी मेरे पास, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होगी। तो समझ में आया कि किन्हीं तीन वेक्टर का ऑर्थोगोनल होने से क्या मतलब है, और किन्हीं दो वेक्टर का ऑर्थोगोनल होने से क्या मतलब है, या फिर किन्हीं एक जनरल केस ले लिया एन वेक्टर का ऑर्थोगोनल होने से क्या मतलब है। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेरी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होगी या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। अब हिंट डालो, क्या नॉर्मल वेक्टर या फिर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, क्या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखो, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। अगला लिखो क्या, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। क्या होते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्वांटम में भी आती हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं जिनका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ए सेट ऑफ वेक्टर सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, और वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या अज्यूम कर लो, जो ऊपर दिया हो वही अज्यूम कर लो। यानी v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, दैट इज vn वेक्टर सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड, if magnitude of any vector vi is equal to 1, कितना हो, 1 के बराबर हो, और यहाँ पर जो i इक्वल टू है वो क्या है मेरे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, कहाँ तक है, ये n तक है। तो अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो वेक्टर किसके बराबर, उस वेक्टर को क्या बोल देंगे हम, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको लिखने का एक तरीका और है कि vi वेक्टर डॉट vi वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ओके, किसी वेक्टर का खुद के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, अगर वो डॉट प्रोडक्ट कितना आए, 1 आए, तब हम क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर कैसा है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। समझ में आ गई बात। ओके, तो थर्ड चीज आती है यहाँ पर, जो लास्ट था हमारे पास, वो क्या था, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। क्या था, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो ऑर्थोगोनल भी होते हैं और नॉर्मलाइज भी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल नाम से पता चल रहा है, तो पहले डेफिनेशन लिख दो इसको, क्या हो जाएगी, ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर क्या, v1 v2 दैट इज v1 सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल, सेट टू बी, और यहाँ पर वो भी लिख देना, एक चीज़ हम लिखना भूल रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहते हैं, ये सेट ऑफ वेक्टर कहाँ होंगे, किसी स्पेस में होंगे, तो सब जगह क्या लिख देना, इन R3 स्पेस लिख देना। कहाँ, इन Rn स्पेस या फिर R3 स्पेस या फिर इन वेक्टर स्पेस, कुछ भी लिख दो, इन वेक्टर स्पेस कहाँ लिख दो, इन Rn स्पेस लिख दो। कहाँ पर, Rn स्पेस। ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ना, कहाँ बात कर रहे हैं हम, Rn स्पेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम तीन वेक्टर की बात करेंगे तो कहाँ बात करेंगे, R3 स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ए सेट ऑफ वेक्टर दिस इन R3 स्पेस या फिर Rn स्पेस,
आर एन स्पेस सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ़ कब होगा ये ऑर्थोनॉर्मल? इफ़ पहले क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ़ कि वी आई डॉट वी जे डॉट प्रोडक्ट दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड हियर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, अब यहाँ पर आई जे वो नहीं है, हाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, ये क्या है नीचे लिखे हैं, इनके बेस में लिखे हैं, यानी ये नंबर को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आई जे है वो 1 2 3 4 हो सकता है। ओके, एंड कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा, सॉरी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये क्या है? ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, तो दिस इज ऑर्थोगोनल कंडीशन। और ये जो है ये कौन सी कंडीशन है? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, अगर कोई वेक्टर इन दोनों कंडीशनों को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर कैसा है? एक नॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, यानी सेट ऑफ वेक्टर कैसा है? ऑर्थोनॉर्मल है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है? दो वेक्टर हैं, एक ए है एक बी है, ए एंड बी आर ऑर्थोनॉर्मल। अगर मेरे पास दो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल हैं, इसका मतलब क्या होगा? एक तो वो ऑर्थोगोनल होंगे, यानी ए डॉट बी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एंड इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ मेरे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी और 3 के 3 क्या हैं? ऑर्थोनॉर्मल हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर ऑर्थोनॉर्मल देन, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तीनों क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे पहले तो क्या हो जाएगा मेरे पास? देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड सी डॉट ए इक्वल टू 0। और इनके साथ साथ क्या कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पर? कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा हमारे पास? 1 के बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बराबर होगा। तभी हम क्या बोलेंगे? इन वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। अब इनसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आपको क्या हो जाएगा? ये बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका, अगर आप देखोगे इस सेट ऑफ वेक्टर, तो इसे मिटाऊं मैं, तो इसे मिटाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। मिटा दूं? ठीक है, नोट कर लिया होगा ना, उधर का बचा है तो उसको नोट कर लो, फिर इससे करते हैं। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो इस पर बेस्ड, ऑर्थोनॉर्मल बेस्ड, और ये असाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 13। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, देख लेना। उसमें क्या बोल रहा है? इस सेट ऑफ वेक्टर, एक v1 वेक्टर दे रखा है हमको, कितना? v1 इक्वल टू दे रखा है कितना? 1, यानी फिर खाली एक्स कैप माइनस क्या दे रखा है? जेड कैप दे रखा है। और एक दूसरा वेक्टर v2 दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को कितना? x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वाई कैप, ये एक्स कैप है। ठीक है, और जो v3 है वो दे रखा है मेरे को कितना? और यहाँ जेड कैप भी है, प्लस का जेड कैप, और v3 दे रखा है मेरे को कितना? दिस इज इक्वल टू एक्स कैप माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 वाई कैप, और फिर क्या कर रखा है देखो? प्लस का जेड कैप। ठीक है, चेक करना है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है, नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, और ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ठीक है, पहले ऑर्थोगोनल चेक करना है, फिर नॉर्मलाइज्ड, फिर ऑर्थोगोनल। हमने सब एक ही जैसा लिख दिया, ऑर्थोनॉर्मल होगा। ठीक है, तो करो आपको तब तक इसको, ये क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल होगा। ये सब एक ही जैसा हो गया, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, तीन चीज़ क्या करनी है हमको यहाँ पर देखनी है कि ये ऑर्थोगोनल होगा या नॉर्मलाइज्ड होगा या फिर ऑर्थोनॉर्मल होगा। ठीक है, तो करो एक बात, ट्राई करो। मैं तब तक चलो इंक भरूँ, इंक है ही भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे लिखूँ, क्या चेक करना है हमको? पहली चीज़ क्या चेक करनी है? ऑर्थोगोनल। दूसरी क्या चेक करनी है? नॉर्मलाइज्ड।
नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यानी नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, और तीसरी क्या चेक करनी है, ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल, ये चीज़ चेक करना है। ठीक, तो करो, शुरू हो जाओ। कंडीशन बताना क्या क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फटाफट कर डालो। तेरी ही गलियों में आवारा सा। कैसे करोगे, पहले किसको देखें, ऑर्थोगोनल को देखें। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल के लिए क्या होना चाहिए, तो इसी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है या नहीं है देखो। तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कितना है मेरे पास, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो पहले लिखो कितना है ये एक्स कैप माइनस का जेड कैप, और इनटू कितना आ जाएगा ये एक्स कैप, एंड दिस वन इज प्लस का अंडर रूट ऑफ 2 वाई कैप, एंड दिस वन इज माइनस का जेड कैप, सॉरी प्लस का जेड कैप। देखो एक्स का एक्स के साथ 1 हो गया, इसका तो है नहीं इधर, इधर 0 हो जाएगा तो ये बचेगा नहीं, और ये -1 होगा तो ये कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है। अगर यहाँ लिखना चाहूँ एक्स का एक्स के साथ 1 हो गया, इसका तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा वाई का, तो 0 वाई हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0, तो जेड का जेड के साथ -1, तो ये आया मेरे पास कितना। अब अगला देखो कितना है, v2 डॉट v3 है, ठीक है, सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, सारे देखो। तो इन दोनों का देखो क्या है मेरे पास है, दिस इज एक्स कैप प्लस √2 इंटू वाई कैप, फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर जेड कैप आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, तो दिस इज एक्स कैप माइनस का √2 वाई कैप प्लस जेड कैप, ऐसा आ गया। देखो एक्स का एक्स के साथ कितना आ गया, 1 आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, और ये कितना आ गया प्लस का 1 आ गया, तो अगेन कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो किसका v2 का, सॉरी v3 का v1 के साथ, या फिर v1 का v3 के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका इसके साथ करो, सीधे कर दो, एक्स का इसके साथ कितना आ गया 1 हो गया, जेड का ई जेड के साथ तो कितना हो गया -1 हो गया, वाई वाला है नहीं तो वाई का 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो तीनों में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, यानी वो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर क्या कर रहा है, बना रहा है। तो 3 वेक्टर का सेट है जो कैसा है, ये ऑर्थोगोनल है। ओके, नाउ एक चीज़ और, अभी ऑर्थो नॉर्मल है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक का क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, यानी मॉड निकाल दो। तो सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 कितना हो जाएगा, तो ये अंडर ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास कितना, इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर, फिर वाई का तो है नहीं तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 + 1, यानी कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। तो अगर अंडर रूट ऑफ 2 आया, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर नहीं है, तो ये नहीं है तो ये पूरा सेट मतलब नॉर्मलाइज नहीं होगा। ओके, तो और हो सकते हैं लेकिन ये नहीं है, तो ये नहीं है तो उसने सबका काम बिगाड़ दिया, सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉर्मलाइज होने चाहिए। अभी पढ़े ना कंडीशन हमने, क्या होने के लिए, ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए, तो ये तो नहीं है नॉर्मलाइज, ये है नहीं है, दूसरे को चेक करो, दूसरा नॉर्मलाइज है या नहीं है, दूसरा चेक करें तो कितना हो जाएगा, देखो दिस इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना है मेरे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, एंड +1, तो ये भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, और ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं है ये मॉड 0 नहीं है, नहीं है, ठीक है। करो इसको सॉल्व करो तो यही आ जाएगा ऊपर वाला, यानी कितना आएगा ये 1 2 4 √2 आ जाएगा, तो √4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे वाले का भी मॉड v3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ये 3 के 3 क्या नहीं है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर नहीं है। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल तो है, तो लेकिन ऑर्थो नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ऑर्थोगोनल है ये, और नॉर्मलाइज और ऑर्थो नॉर्मल नहीं है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो गया मेरा, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थो नॉर्मल क्या होता है, और नॉर्मलाइज्ड क्या होता है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर यूज़ करी, और क्या ये चीज़ कि मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कुछ को पता होगा कि जो ए, अगर ए इक्वल टू क्या हो, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप हो, तब जो मॉड ऑफ ए होता है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसे आया पता है आपको, ये पता है कैसे आया, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए से, यानी ए का अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट ये क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, az स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
ये मैं पिछले वाले लेक्चर में बताना भूल गया था आपको, जब हमने कंपोनेंट फॉर्म को डिस्कस किया था, लेकिन आप क्लियर होना चाहिए, वैसे आपको पता होगा पहले से। ओके, तो यहाँ से ये हो गया क्लियर। तो आज का बस इतना ही, ठीक है। तो बहुत है इतना, और क्वेश्चन भी किया हमने, और कुछ क्वेश्चन अभी असाइनमेंट में है, उससे क्वेश्चन कीजिए आप। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर आपका आंसर नहीं आ रहा है या फिर मैच नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप में भेजिए या फिर इंस्टाग्राम में भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।